हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ डेवलपमेंट्स, यानी कि हमारे पास विकास के क्या क्या निर्धारक तत्व होते हैं, इन सभी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को डेवलप्ड इकोनॉमीज यानी कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगा और उनके डिटरमिनेंट्स क्या है, कैसे हम निर्धारित करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित होती है। इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, तो आप जो है भले हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहां पर डेवलपमेंट इकोनॉमीज की यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की, तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां पर आपके पास डेथ रेट, बर्थ रेट जो है वो बहुत कम होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो ज़्यादा होता है, यानी जीवन प्रत्याशा दर ज़्यादा होगी और मृत्यु दर, जन्म दर बहुत ही कम होगी और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट वहाँ पर ज़्यादा होगी, पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी ज़्यादा होगी और लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमी में होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब इकोनॉमी में बढ़ती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी जो है एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है, विकास की और वो जो है इकोनॉमी बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ डिटरमिनेंट्स बताऊंगा कुछ डेफिनेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। तो प्रोफेसर जो बोर हैं उनके द्वारा ये जो है डेफिनेशन दी गई है कि विकास जो डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन अपॉन द साइज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी उत्पादन क्षमता है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन मतलब उसे हम संगठित करते हैं और किस तरीके से उसका करेक्टर है, वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमताओं के आकार, संगठन एवं स्वभाव पर निर्भर करती है कि वो कैसी इकोनॉमी होगी, डेवलप्ड इकोनॉमी होगी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स बताऊंगा, फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक मतलब जो इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखें कि इकोनॉमी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहला आपके पास आता है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक आप कह सकते हैं जो आपको ऑयल मिलता है, जिसमें आप पेट्रोल डीजल आप उसको कन्वर्ट करते हैं, या आपको कोयला ज़मीन से मिल रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि आप जो है इकोनॉमिकली इकोनॉमी को क्या मिल रहा है और उससे इकोनॉमी डेवलपमेंट करेगी या नहीं करेगी। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, मतलब रिसोर्सेज हैं, अभी भी हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, बट उन रिसोर्सेज का जो हम यूज़ है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाते। बट हम ये कह सकते हैं कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं वो कंट्री उतने अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती है। तो एक नेचुरल रिसोर्सेज भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो इकोनॉमी को आप क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, क्योंकि बाहर से हमें उन रिसोर्सेज का मतलब जो भी आवश्यकता है वो बाहर से किसी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जैसे आप गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, यानी कि जो खाड़ी देश हैं उनकी बात करते हैं, जैसे इराक हो गया, इजराइल हो गया, कुवैत हो गया, इन सब कंट्रीज़ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर तेल ज़मीन से निकलता है, ऑयल निकलता है, तो वो लोग एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है और वो रिसोर्सेज रिच कंट्री है। उस रिसोर्सेज को वो बाकी कंट्रीज़ को क्या करती हैं, बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे उन कंट्रीज़ के पास क्या आता है, पैसा आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं डेवलप हुई हैं वो किस वजह से हो पाई हैं, रीज़न क्या है, रीज़न इसी नेचुरल रिसोर्सेज का है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो इकोनॉमी अच्छे तरीके से क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जहां पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की यानी कि मानवीय संसाधन। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग ज़मीन से निकालते हैं जो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हैं, इसी तरीके के लिए हम ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज हैं अपने देश के लिए, और हम लोगों को रिसोर्सेज के तौर पर हम लोग अगर अच्छे तरीके से इकोनॉमी को डेवलपमेंट पे कगार पर ले जाएंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगी। जैसे मान लो मैं अपने इकोनॉमी के लिए कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करता हूं, तो मैं एज आ ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में काम कर रहा हूं, या फिर मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं, मैं अपने आप की इनकम को बढ़ा रहा हूं, तो उससे इनडायरेक्टली हो क्या
रहा है, मेरी इनकम तो बढ़ ही रही है, मैं अपने देश की भी इनकम को बढ़ा रहा हूं, मैं एक तरीके से अपने देश के लिए एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपनी ग्रोथ को करूंगा तो देश की भी ग्रोथ होगी ऑटोमेटिकली। जब मैं कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करूंगा जिससे मेरा भी बेनिफिट है और वो कंट्री का भी बेनिफिट होगा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है एक मेन सोर्स हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें 2 पॉइंट की, पहला होगा फिजिकल लेबर, जो भौतिक श्रम होते हैं, मतलब जब हम लेबर्स की बात करते हैं तो लेबर्स को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलप करेगी, है ना, विकसित करेगी। तो ये सब तो हमें पता है पूरा प्रोसेस। दूसरा होता है हमारे पास ह्यूमन स्किल, यानी कि ह्यूमंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि स्किल प्रोवाइड करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा निपुणता बनाएं किसी भी काम में। तो जब ऐसे लोग जो स्किल्ड लोग हैं हमारे देश में, देखिए क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट वो पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है कुछ काम करने की, तो वो ह्यूमन हमारे कुछ काम का नहीं है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर उनके पास कोई स्किल होती तो वो अनएम्प्लॉयड रहते ही नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं काम मिल जाता। ऐसे बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि हमको काम नहीं मिल रहा है, हम अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में केवल उन लोगों को रखा जा रहा है जिनमें अच्छी स्किल है, बहुत ज़्यादा स्किल है, और जिनमें थोड़ा बहुत स्किल था उनको निकाल दिया जा रहा है, इसलिए वो अब अनएम्प्लॉयड हैं। बट वो अनएम्प्लॉयड कभी नहीं हो सकते जिनके पास एक अच्छी स्किल है। तो मैं आपसे कहूँगा अपनी स्किल को डेवलप करने पर फोकस करें, जिससे आप अनएम्प्लॉयड तो मुश्किल ही है, मेरे ख्याल से नहीं रह पाएंगे आप। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन स्किल की, तो ह्यूमन स्किल के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, देखिए सबसे पहले गुड हेल्थ एंड लाइफ लॉन्ग ऑफ लेबर, यानी श्रमिक का अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। अगर ये इकोनॉमी के अंदर है, मतलब हमने हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी करा रखी है, तो हमारे लेबर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हमारे लिए अच्छी प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा, और उसकी जो एज है वो ज़्यादा लंबी होगी तो हमारे लिए ज़्यादा देर तक जो है, ज़्यादा सालों तक हमारे लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लेबरर्स, ठीक है, तो जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर पैसा खर्च करना चाहिए। मतलब हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को जो है ट्रेनिंग सेंटर्स पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए, जिससे लोगों को स्किल नहीं सिखाई जाए, उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जिससे एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हमारी इकॉनमी में क्रिएट होगा। और जब एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज इकोनॉमी में क्रिएट होगा तो वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ज़रूर करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इनोवेशन एंड नव परिवर्तन। यानी कि इनोवेशन का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नव परिवर्तन हमको लेकर आना चाहिए, जिससे उस काम को करने में कम से कम कॉस्ट आए और वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए। दोनों ही हमारे लिए क्या होंगे, बेनिफिटेबल होंगे। ठीक है, अबेल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी योग्य उद्यमी और संगठनों की अभी क्या है, कमी है। अगर किसी कंट्रीज में एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी आप जानते होंगे, जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए बिजनेसेस को खड़ा करते हैं, तो उनसे होता क्या है कि इकोनॉमी में कुछ नए प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। इन सब से जो है जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है। ठीक है ना, बुरा नहीं दोस्तों, गलत निकल गया होगा। ठीक है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर अच्छे अबेल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, योग्य उद्यमी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो आप लोगों को हम कह सकते हैं कि अच्छे अगर आप उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और आप इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल कैपिटल रिसोर्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी भौतिक पूंजी संसाधन और पूंजी निर्माण। अब देखिए क्या है, कुछ तो नेचुरली हमको दिए जाते हैं रिसोर्सेज, और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें खुद डेवलप करना होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मशीन्स को हमें खुद डेवलप करना है, जिससे हम प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से कर पाएँ। हमको नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आनी है, उसको हमें खुद ही डेवलप करना है। तो सबसे पहले तो हमें भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल के एक रिसोर्सेज को बढ़ाना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना है, जिससे फिजिकल कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हो सके। दूसरा है कि हमको कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण करना है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक है उसमें इंक्रीमेंट करना, मतलब जितनी भी कैपिटल वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, उनको बढ़ाना अपने देश में। तो जब उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे तो हर कंट्रीज़ में अगर ये बढ़ेंगी और हर फैक्ट्रीज़ के पास नई नई ज़्यादा से ज़्यादा मशीन होंगी, तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास 10 मशीन हैं तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग होगी, और अगर मेरे पास 20 मशीन्स हैं तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी शायद उससे भी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमी को हेल्प मिल सकती है इस चीज़ में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल डीपिंग, यानी कि
पूंजी गहनता। पूंजी गहनता का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास जो कैपिटल है उसको आप इस तरीके से यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ। लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप जो है मशीन्स के साथ साथ, जो मशीन्स होती हैं उन मशीन्स के साथ साथ लेबर को इस तरीके से लगाएं कि लेबर्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। देखिए क्या होता है, अगर मैं कोई काम हाथ से कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो हाथ से करूँगा तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लगे और मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी ना हो जितनी मैं एक दिन में कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई एक छोटी मोटी मशीन मिल जाए जिसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, वो मशीन मुझे थोड़ा सा हेल्प करे। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब स्क्रू टाइट कर रहे होते हैं तो स्क्रू टाइट करने का एक पुराना स्क्रू हमें मिल जाए, मतलब पेचकस जिसे आप कहते हैं, तो उससे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हाथ से आप यूँ करते रहेंगे। बट आपके पास अगर एक ड्रिल मशीन है जिससे आप पेचकस लगा रहे हैं तो आपको बस बटन दबाना है और वो तुरंत जल्दी लग जाते हैं। तो अगर इस तरीके से ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको कैपिटल डीपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पूंजी गहनता करना पड़ेगा जिसमें लेबर के साथ मशीन्स को लगाना है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। कैपिटल वाइडनिंग यानी कि पूंजी विस्तारता, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए आपको जो है ऐसी मशीन्स को लगाना है, मतलब इतनी ज़्यादा मशीन्स को बढ़ाना है कि, या इतनी कम मात्रा में आपको रखना है, ज़्यादा नहीं कह सकते, कम मात्रा में आपको रखना है कि लेबर अनएम्प्लॉयड ना हो। ठीक है। या फिर आपको कैपिटल एक ऐसी जगह से लेकर आनी है और कैपिटल लगानी है बिजनेस में कि जो लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, वो बेरोजगार ना हो। मतलब हम कोई एक ऐसी मशीन ना लगा दें जिससे लेबर ही जो है उसका काम ही मशीन करने लग जाए तो उस लेबर की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसी मशीन्स लेके आनी चाहिए जिनसे लेबर्स की और ज़रूरत पड़े तो लेबर्स को हम एम्प्लॉयमेंट दें, लेबर्स को हम रोजगार दें, जिससे इकोनॉमी में रोजगार बढ़ेगा। समझ रहे हो ना इस बात को। तो कैपिटल वाइडिंग का मतलब यही होता है कि आपको कुछ ऐसी कैपिटल्स को लगाना है, कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स को लगाना है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है ना। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, टेक्निकल प्रोग्रेशन, तकनीकी परिवर्तन। ठीक है। अब देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में टेक्निकल प्रोग्रेशन यानी कि तकनीकी प्रगति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम फार्मिंग के लिए, मतलब खेती करने के लिए पहले पुराने बीजों का यूज़ करते थे। फिर 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस वक्त हमने HYV सीड्स का यूज़ किया है ना, जिसे आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहते हैं, बीज कहते हैं। तो इन बीजों का यूज़ करने से टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और आपने देखा उस वक्त कि हमारी इकॉनमी अभी तक जो है बहुत सारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है। तो इसी तरीके से जो भी आप काम करें उसमें टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करें, मतलब टेक्नोलॉजी नई इनोवेटिव लगातार आती रहनी चाहिए, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी ना हो जाए। जैसे अभी आप 4G फ़ोन चलाते हैं, आगे 5G फ़ोन चलाएंगे, इससे पहले 2G और 3G फ़ोन चलाते थे। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी ना और उसका आपने अडॉप्शन किया, उसका कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रहा है। इसी तरीके से आपको प्रोडक्शन में भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है। जैसे आप अब आज के वक्त में देख सकते हैं पैकिंग की मशीन बहुत इनोवेटिव हो गई हैं, मतलब बस प्रोडक्ट डालते जाओ, किसी भी लेबर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होते जा रहा है कि भाई पैकिंग होते जा रही है और बहुत जल्दी होते जा रही है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कैपेसिटी इससे हमारी इंक्रीज़ हुई है टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करने से। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे है साइज़ ऑफ मार्केट, बाज़ार का आकार। ठीक है। अब देखिए अगर आप मार्केट के साइज़ को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। मतलब आप जो है अब ज़्यादा सामान को बेच पा रहे हैं, ज़्यादा सामान इंडिया में आ रहा है, सेल हो रहा है और बाहर बिक भी रहा है, बाहर भी बेच रहे हैं, अपने देशों के लिए, लोगों के लिए भी बेच रहे हैं, जिससे मार्केट बढ़ी है हमारी इंडिया की। तो उससे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो पैसे हैं उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, पैसे ज़्यादा आने लग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी, कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, ज़्यादा GDP होगी और डेवलपमेंट हो पाएगी। क्योंकि बेसिकली GDP बढ़ना डेवलपमेंट कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ना GDP कह सकते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सभी डेवलपमेंट के लिए जो है वो निर्धारक तत्व होते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई हैं आपके लिए। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एजेंसीज़ यानी कि आर्थिक एजेंसीज़। तो जितनी भी इकोनॉमिक एजेंसीज़ होती हैं, लाइक आप कह सकते हैं IMF ले लीजिए, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, या WTO ले लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या WHO ले लीजिए। तो ये जितनी भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, इकोनॉमिक एजेंसीज़ हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करती हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो इनका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है।
अदर फैक्टर और भी अलग तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आधारिक संरचना अच्छी होगी किसी देश की, तो वो इकॉनमी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की, यानी कि अनार्थिक कारकों की। अनार्थिक आपको पता ही होगा, जो इकोनॉमिकली आपको कुछ बेनिफिट नहीं देते, तब भी वो इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए मतलब एक डिटर्मिनेंट होंगे, निर्धारक तत्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक थोड़ी सी लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोफेसर कैल्डोर जो हैं, उनके शब्द में यहाँ पर लिखा गया, द स्टडी ऑफ द डायनेमिज्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक अस to the analysis of the various psychological social determinants besides the economic determinant of the ग्रोथ। इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की ग्रोथ के अलावा इकोनॉमिक जो टर्म है उसके अलावा साइकोलॉजिकल और आपके पास सोशल डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बेहतर डिटर्मिनेंट हैं, और इनके बिना भी आप जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे देखिए, हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। आर्थिक विकास की गत्यात्मक तथा अध्ययन में हम समृद्धि के आर्थिक निर्धारकों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक और सामाजिक निर्धारकों का विश्लेषण की और भी ले जाते हैं, जहां पर हम जो है इनकी एनालिसिस करते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, अनार्थिक कारक कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि राजनीतिक वातावरण। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश का आपके पास जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, यानी राजनीतिक वातावरण है, वो भी डेवलपमेंट में एक मेन डिटर्मिनेंट होता है। क्यों होता है? देखिए, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता है, जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कि डेवलपमेंट हमें करना है, हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते जाना है और दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं, जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार अच्छा हो सके और बाकी कंट्रीज़ भी हमको हेल्प करें डेवलपमेंट के लिए। तो हम अपने पॉलिटिकल रूप से दूसरी कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ हम विकास के जो भी हमारा पाथ है उसमें हमारी थोड़ी सी मदद आप कर सकते हैं और हम आपकी उसके बदले में मदद करेंगे। क्योंकि कंट्रीज़ जब आपस में मदद करती हैं एक दूसरे देशों की गवर्नमेंट पॉलिटिकली रूप से, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी एक अच्छा होना चाहिए जब इकोनॉमी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, ठीक है। सोशल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की, तो जब मैं सोशल चेंजेस की बात करता हूं तो यहां पर हमारे देश में जो भी समाज है उस समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना चाहिए। मतलब समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में अपनी सहभागिता, मतलब मैं एक इस देश का निवासी हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि इस देश को मैं जो है अपने देश को विकास करने में हेल्प करूं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। जिससे क्या होगा, सोशली चेंज आएंगे इकोनॉमी में, और सोशली चेंज आने से इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक प्रोसेस में बढ़ेंगे। क्योंकि हर लोग ये सोच के चलेंगे कि भाई हमारा देश है, मैं अगर डेवलप करूंगा तो ही ये डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कगार पे बढ़ जाएगा। तो सोशल चेंजेस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप जाति, धर्म, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। इन सभी को दूर रखकर हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं रिलीजियस आउटलुक, धार्मिक दृष्टिकोण। देखिए, हर कंट्रीज़ का, हर इकोनॉमीज़ का अलग अलग दृष्टिकोण होता है रिलीजियस के ऊपर। कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को नहीं मानता। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान है, देखिए मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, इसके लिए कोई बुरा नहीं मानेगा। पाकिस्तान है तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि हमारा जो इस्लामिक धर्म है वो थोड़ा खतरे में है, इस वजह से वो आतंकवाद की ओर जाते हैं, है ना। ये एक मतलब इनका एक रीज़न हो सकता है। तो आपका दृष्टिकोण, जो आप धर्म को एक अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका नुकसान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों पर भी अपने दृष्टिकोण को, अपना जो हमारे पास आउटलुक है उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की आकांक्षाएं। तो जब मैं बात करता हूं विकास की आकांक्षाओं को, तो मैं ये देखता हूं कि हमें हमेशा ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को डेवलप करना है और इसको डेवलप करने की पूरे रास्ते पर लेकर जाना है। तो उसके लिए हम सभी को मिलकर अपने देश को क्या करना है, डेवलप करना है, जिसके लिए हम अपने देश को सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो जब हमारा देश आत्मनिर्भर रहेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, तो
हम विकसित होंगे, तो हमारे लिए वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो अपने देश को जब डेवलप करेंगे तो वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं मदद करेगा, और जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो अच्छा होगा, तो हमें ही कहीं ना कहीं हमारी इनकम को बढ़ाने में या हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ाने में हमें मदद करेगा। ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्ति। भाई किसी भी देश में अगर उसको डेवलप होना है अच्छे से, तो वहाँ पर करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपको करप्शन फ्री होना चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, आर्थिक विकास अपने देश में हो जाएगा। रैंडम वेरियस क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि अगर जलवायु में बहुत सारे अनियमित परिवर्तन आते हैं, देखिए जैसे हमारा देश है गेहूं वगैरह की फसल उगाने में बहुत सही है, चावल की फसल उगाने में बहुत ज़्यादा सही है, तो ये हमारे क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, जलवायु पर डिपेंड करता है। तो हम जलवायु के हिसाब से भी अपने देश में जो चीज़ बनाएं, उस चीज़ को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करें और बाकी कंट्रीज़ को उसको सेल करें, तो उससे एक हमारे पास इनकम का सोर्स बनेगा और हमारी इकॉनमी भी जो है डेवलप होगी। ठीक है। तो ये था, मैंने आपको जो है चैप्टर 1 या मैं यूनिट 1 कहूँगा, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें जो है वो पढ़ा दी हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या आपके पास डिटर्मिनेंट्स हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप BA BCom 3rd ईयर इकोनॉमिक्स के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपके पास इंडियन इकॉनमी है और इंडियन इकॉनमी के आपको सिलेबस चाहिए, सिलेबस आपका मैं जो आपको करा रहा हूँ उससे मैच कर रहा है, और अगर आपका कोई अदर सिलेबस भी है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और आपको अगर फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हैं मेरे साथ, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको बहुत ही अच्छे कोर्सेज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, आपको टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है ऐप को डाउनलोड करने के बाद कि कोर्सेज को मैं कैसे ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। या फिर आपके पास जो है मेरे जो टेक्निकल सपोर्ट है वहां से आपको फ़ोन आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, वो आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और फुल कोर्सेज को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ठीक है। तो अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।